ख़वातीन हज़रात अस्सलाम अलैकुम। रात गए की इस नशिस्त में आपका खैर मक़दम। आज की नशिस्त के लिए जिस मौजू का इंतख़ाब किया गया वो क़दर दिलचस्प इसलिए होना चाहिए कि सुखन के इस लहजे के बारे में रात गए की नशिस्तों में गुफ्तगू हुई तो लेकिन ज़रा कम कम हुई है कि हम सब माइल बशेर रहे हैं। जनाब अनीस नागी ने नए अफसाने की कहानी तहरीर की तो उसके दिबाचे में फरमाया कि अफसाना लिखने के लिए कहानी दरकार है और कहानी को वाक़यात की तलाश है और वाक़यात ज़िंदगी में शामिल होते हैं। गोया कहानी, अफसाना, वाक़या और ज़िंदगी सब आपस में बाहम मरबूत हैं। आपका इरशाद अपनी जगह बहुत मुक़द्दम, लेकिन मेरी गुजारिश ये भी तो है कि इन तमाम अज्ज़ा को बाहम मरबूत करने में एक कमाल उस कलम का भी तो है कि जो ज़िंदगी से वाक़या, वाक़े से कहानी और कहानी से अफसाना निकाल लेता है। यही वजह तो है कि रूसी अदब के मेमार निकोलाई गोगोल का जब अफसाना ओवरकोट आया तो दोस्तोयेवस्की ने बेख्तियार कहा कि हम सब गोगोल के ओवरकोट से निकले हैं। यानी रूसी अदब का जो अफसाना है उसका पैमाना गोगोल को ठहराया गया। ओवरकोट तो पाकिस्तान से जुड़े उर्दू अदब में भी लिखा गया, उर्दू अफसाने में भी आया। ये ओवरकोट जनाबे ग़ुलाम अब्बास का है। हम ये तो नहीं कह सकते कि उर्दू अफसाना और इससे जुड़ी तमाम शख्सियतें ग़ुलाम अब्बास साहब के ओवरकोट से निकले हैं, लेकिन अफसाने में कहानी, कहानी में वाक़या और वाक़े में ज़िंदगी, ये चारों अज्जा हमें गोया जैसे ग़ुलाम अब्बास साहब के इर्द गिर्द घूमते नज़र आते हैं। उर्दू अफसाने में जनाब ग़ुलाम अब्बास का क्या मकाम है, क्या मर्तबा है, मैं ना आरिफ, ना मुजद्दिद, ना मुहद्दिस, ना फ़क़ीह। मेरा मकाम ये नहीं कि मैं इसके ऊपर कुछ कह सकूँ, ये साहिबान सुखन का इलाक़ा है। लेकिन मुझ जैसे कई तालिबान इल्म, कई कारी, आम पढ़ने वाला, गली कूचों में फिरने वाला, क्या सबब है कि जब वो कतबा पढ़ता है तो हर दूसरे सरकारी अफसर को वो अपनी कहानी लगती है। जब वो ओवरकोट पढ़ता है तो हर मुतवस्सित तबके के हर रोज़ चक्की में पिसते, दिन को रात से मिलाते और 2 वक्त की रोटी के लिए मशीन की तरह से काम करते हुए हर शख्स को वो अपनी कहानी लगती है। क्या सबब है कि जब हम आनंदी पढ़ते हैं तो हर तबका मलामत से जुड़े हुए शख्स की कहानी हमें वो लगती है? क्या सबब है कि वो जो बज़ाहिर बड़ा शर्मीला, बहुत कम जिस पे गुफ्तगू हुई, जिस पे एक अज़ीम आज के अफसाने के मुहक्किक का कहना ये कि पड़ोसी मुल्क में आज तक उसके ऊपर कोई तहकीक नहीं हुई, ये और बात है कि उन्हीं के अफसाने पे बनाई गई फ़िल्म मंडी वहाँ और यहाँ और दुनिया भर में सुपर डुपर हिट है। क्या सबब है कि जनाब ग़ुलाम अब्बास की शख्सियत पे गुफ्तगू कम हुई है? उनकी शख्सियत के क्या पहलू हैं कि जो ख़ुद उनकी कहानियों में झलकते हैं? क्या सबब है कि अफसाना निगार से उसका अफसाना कद में कई ज़्यादा बढ़ गया है? आज की नशिस्त जनाब ग़ुलाम अब्बास के नाम। नसर में ग़ुलाम अब्बास पे ज़रूर बात होगी, लेकिन रात गए की नशिस्त मुकम्मल नहीं है कि अगर इसमें नग़मगी ना हो। और आज जहाँ दुनिया अदब से इतना बड़ा नाम है तो फिर कुछ ना कुछ तो मेल खाना चाहिए कि हमारी नशिस्त में जो मौसीकी गूंजे वो भी इसी पाए की हो। सो एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़े घराने का नाम, एक मीरास का नाम आज हमारे साथ शामिल होंगे और दिल चाहेगा कि कुछ गुफ्तगू उनसे भी हो, लेकिन ये सारी गुफ्तगू एक मुख्तसर से वक्फे के बाद।
ख़वातीन और हज़रात, रात गए की नशिस्त में बाकायदा खुशामदीद। वक्फ़े पे जाने से पहले मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि आज की नशिस्त जनाब ग़ुलाम अब्बास के नाम और उनके कलम के नाम के दुनियाए उर्दू और उर्दू अफ़साने ने ये जो नाबग़ाए रोज़गार हमें दिया, इसकी तहरीर ने हमारी सोच पर और हमारी फ़िक्र पे क्या असर छोड़ा है और इसकी छाप कितनी दूर तक गई है। उर्दू अफ़साने की बात हो और उसके ऊपर किसी से कोई मशवरा, कोई तबसरा लेना हो तो रह दे के बात आकर डॉक्टर मिर्ज़ा हामिद बेग पे रुकती है। तो हमारे आज पहले मेहमान जनाब डॉक्टर मिर्ज़ा हामिद बेग साहब, और जब भी उर्दू अफ़साने की रिवायत पे कोई किताब चाहिए तो जो आपने एकेडमी ऑफ लेटर्स के लिए 50 इयर्स पे, पाकिस्तान की गोल्डन जुबली पे उर्दू अफ़साने के 50 साल और अब गालिबन आपने उसको 75 साल कर दिया है, आपकी बहुत उम्दा तहक़ीक़ है। आप मुहक़्क़िक़ हैं, आप ख़ुद अफ़साना निगार हैं, आप उस्ताद हैं, आपको बेबहा अदबी अवार्ड मिल चुके हैं जिसमें सदर मुमलिकत की जानिब से तमगा इम्तियाज़ है, फिर इसके अलावा नेशनल बुक काउंसिल का अवार्ड है, फिर आपको राइटर्स गिल्ड का अवार्ड मिला। लेकिन इस सबसे बड़ी बात यह है कि आपने उर्दू अफ़साने की जो खिदमत की है वो लासवाल है। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। मैं आज आपसे डॉक्टर ग़ुलाम अब्बास साहब पढ़ूँगा बैठ के। ख़वातीन और हज़रात, हमारी दूसरी शख्सियत गुजरात से तशरीफ़ लाए हैं कि गुजरात का ज़िम्मेदार कॉलेज एक ख़ुद एक जिसे कहना चाहिए ना कि इंस्टीट्यूशन इन इटसेल्फ, वो है। आप डॉक्टर एम खालिद फयाज़ उससे वाबस्ता हैं, उसके शोबा उर्दू के सरबराह हैं। आपने जनाब ग़ुलाम अब्बास पे फ़िक्र फ़न पे आपकी अपनी किताब है। इसके अलावा बड़ी दिलचस्प बात यह है कि आपने चिनवा अचेम्बे जो नाइजीरिया के मुसन्निफ़ हैं उनके ऊपर आपकी तहक़ीक़ है। आप अदबी जराइद और ख़ास तौर पर अदबी जरीदे तनाज़ुर के मुदीर भी हैं। और चूँकि आपकी किताब जनाब ग़ुलाम अब्बास के बारे में है और ये पहली दफ़ा है कि हम रात गए में उर्दू नस्र से किसी शख्सियत का इंतख़ाब करें और आगाज़ किया ग़ुलाम अब्बास साहब से। बहुत नवाजिश के आप तशरीफ़ लाए। आप दोनों हज़रात की आमद का बहुत शुक्रिया। ख़वातीन रात मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि ग़ुलाम अब्बास के अफ़साने की बात हो रही है और गुफ्तगू अगर इस पाए की होगी तो फिर मौसीक़ी को भी उस पाए का होना चाहिए ताकि रात गए का जो दो अज्जा हैं बाहम, वो दोनों बाहम टक्कर के हों। शाम 84 घराना है, एक तरफ उस्ताद नज़ाकत अली जैसा कदावर बुत खड़ा है तो दूसरी तरफ उस्ताद सलामत अली ख़ान साहब है। अब ऐसे वो कहते हैं ना कि बाप पे पूत पिता पे घोड़ा, बहुत नहीं पर थोड़ा थोड़ा। सो रफ़ाक़त अली ख़ान को बहुत अच्छा गाना ही था। ये ज़रूरी था कि घर की परवरिश ऐसी हो कि सुर लहजे में ढल के आए। रफ़ाक़त भाई बहुत मुद्दत बाद तशरीफ़ लाए हैं, हम आपकी आमद के बहुत शुक्रगुज़ार हैं। आप प्लेबैक सिंगर भी हैं, बैनुल अक़वामी सतह पर हैं। और रफ़ाक़त भाई, आपको पता है कि हमने जिस शख्सियत के आज का गुफ्तगू के लिए इंतख़ाब किया है, उनका मौसीक़ी से इतना शग़फ़ था कि ग़ुलाम अब्बास साहब इतनी अच्छी वायलिन बजाते थे कि उन्हें बाकायदा ऑर्केस्ट्रा में वायलिनिस्ट की मुलाज़मत ऑफ़र हुई और ये कहा गया कि आपको उसके 130 रुपये मिलेंगे, जबकि जिस जरीदे में वो काम करते थे वो 90 रुपये देता था। सो आपसे यहीं से गुफ्तगू। हाँ भाई, ग़ुलाम अब्बास एक ऐसी शख्सियत के जिसके बारे में गुमान ये है कि अमृतसर में पैदा हुआ, बहुत मफलूकुल हाल बचपन है, वालिद का इंतकाल हो चुका है और फिर महाजरत, और महाजरत के बाद बेइंतहा उसरत, और ऐसी उसरत के तालीम हो नहीं सकी है और तालीम ना होने के सबब यहाँ तक बात पहुँची कि पहली पहल या तो रेलवे में बोरियों के ऊपर नंबर लिखने की नौकरी मिल रही है या फिर लाहौर में पान की दुकान खोली है। अफसाना निगार के अंदर बहुत बड़ी कहानी छुपी हुई है। क्या कहानी है ये? असल में ये कहानी जो है ये बहुत पहले सामने आनी चाहिए थी जब वो ज़िंदा थे, लेकिन अब वो 1982 में जब उनका इंतकाल हुआ उसके बाद भी कुछ ज़्यादा उन पे काम हुआ नहीं कि उनकी ज़िंदगी के ऊपर कुछ काम ऐसा होता या उनके वर्क्स पे तो चलो कुछ ना कुछ जो आर्टिकल्स हैं जो उनके अफसानों के बारे में हैं वो तो आते ही रहते हैं, लेकिन अब ज़िंदगी का भी अब आप देखिए ना कि उनकी
मेरे मुआसिर मौक़िक़ीन जो हैं उन्होंने उनकी पैदाइश लुधियाना की बताई। अच्छा। हालांकि वो अमृतसर की पैदाइश थे और ये तय है। दूसरी बात ये कि उनका तारीख़ पैदाइश भी कोई एक नहीं मिलता, मुख्तलिफ जगहों पे उनकी तारीख़ पैदाइश भी कहीं 1907 भी लिखी हुई मिलती है, कहीं 1909 मिलती है, लेकिन दुरुस्त जो है वो 1909 ही है। अच्छा, यहाँ से आप देखिए कि गलत फहमियों और कुछ गलत बयानियों या कुछ इग्नोरेंस जो है वो उसकी वजह से ग़ुलाम अब्बास की लाइफ जो है वो भी हमारे सामने मुकम्मल तौर पर नहीं आई। जैसा कि अभी आपने बताया कि वालिद साहब के इंतकाल के बाद उनका ज़ाहिर है कि उसरत ने एक जो है उसको घेर लिया सारे को, और ये जो अमृतसर, अच्छा ये अमृतसर और लाहौर चूँकि जुड़वां शहर थे, लोग जो यहाँ मुलाजमत करते थे, जैसे बेदी साहब के वालिद साहब यहाँ जीपीओ में काम करते थे। अच्छा। और वहाँ से साइकिल पे आते थे और जीपीओ की जब छुट्टी होती थी तो वापस चले जाते। रोजाना अमृतसर से साइकिल पे? जी जी, अमृतसर से और यहाँ तक, और इतना फासला लोग उस ज़माने में किया करते थे साइकिल पर। अच्छा, एक और बात कि ख़ुद इनके अपने बयानात जो हैं ग़ुलाम अब्बास साहब के, वो भी कुछ मामलात को कंफ्यूज कर देते हैं। मिसाल के तौर पर चूँकि तालीम आपको मालूम है कि उनकी तालीम को बहुत ज़्यादा प्रॉपर नहीं हो सकी थी, लेकिन ये है कि वो बहरहाल स्कूल में तो दाखिल हुए। अच्छा, वो स्कूल का नाम भी बताते हुए ख़ुद मुझे ग़ुलाम अब्बास, मेरी मुलाकात भी रही ग़ुलाम अब्बास साहब से, तो और जब मैं ये उर्दू अफसाने की रिवायत पे काम कर रहा था तो तब भी उनके साथ मेरा ख़त किताबत का सिलसिला रहा, तो उसमें उन्होंने जो है वो दयाल सिंह स्कूल बताया। यानी जब वो अपना स्कूल भी बता रहे हैं तो दयाल सिंह स्कूल बता रहे हैं, जबकि उस ज़माने में दयाल सिंह स्कूल नाम की कोई चीज़ लाहौर में नहीं थी। अच्छा। वो था यूनियन एकेडमी कायम हुई थी, यूनियन एकेडमी, जो कि बुनियाद है दयाल सिंह कॉलेज की। ये दयाल सिंह साहब ने, जो मुतमव्वल हस्ती थी लाहौर की और बहुत ही तालीम के लिए उनकी कोशिशें थी, तो उन्होंने वो जो स्कूल कायम किया था वो यूनियन के नाम से, तो यूनियन एकेडमी बनाई थी। अच्छा। तो इनका जो दाखिला हुआ है, क्योंकि ये जो थे ये 9 की पैदाइश है और स्कूल में ये यूनियन एकेडमी में पढ़ते रहे। अच्छा। तो ये पहली बार आपके इस प्रोग्राम के ज़रिए ये बात लोगों तक जाएगी कि वो था क्या, जो बाद में फिर 1910 में जाके ये स्कूल जो कॉलेज बना। और रिहाइश गालिबन इनकी लाहौर के, हाँ, जहाँ ये म्यूजिशियंस वगैरह और ये जो टकसाली दरवाजे, जो टकसाली दरवाजे इनकी रिहाइश थी। अच्छा, फिर इसमें भी आप ये देखिए कि कुछ लोग जो है वो बिला तहकीक के उन्होंने ये भी बताया कि जी एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने मैट्रिक भी कर ली, हालांकि स्कूल इनका छूट गया था। स्कूल इनका छूट गया था और वो छूटा भी इन राइटिंग्स की वजह से, क्योंकि जब ये 7वीं क्लास में थे तो 1922 में इन्होंने एक अफसाना लिखा। अच्छा, यानी उसको कहानी में इसलिए नहीं कहता कि वो मैंने देखा, तो वो बाकायदा अफसाना है। 7वीं जमात, 7वीं क्लास का जो है 13 साल, ग़ुलाम अब्बास 13 साल के, तो इन्होंने बकरी के उन्वान से एक अफसाना लिखा। अच्छा, वो कहानी और अफसाने की कोई दरमियानी सी शक्ल है। आपको तो ये जाहिर है कि सभी जानते हैं कि उन्होंने बच्चों के लिए भी बहुत लिखा, तो ये पहली चीज़ थी जो कि बच्चों के लिए नहीं थी। यानी वो अफसाना लिख रहे थे एक हिसाब से, लेकिन उनके अंदर जो बच्चा था वो उनसे कहानी लिखवा रहा है एक हिसाब से, लेकिन वो कहानी और अफसाने की कोई मिली जुली शक्ल है। इसी तरीके से आप ये देखिए, तो उसकी वजह से स्कूल क्यों छूटा, वो भी आगे बात कर लेता हूँ कि स्कूल कैसे छूटा। इनका ये जो अफसाना था, ये उस ज़माने के रसाला, जो बहुत मशहूर रसाला था उस दौर का, और उदारुल शाद से छपता था, मौलवी मुमताज़ अली साहब का, पर जो फूल था, ये इनके एक टीचर ने जो है उसकी मामूली सी इस्लाह के साथ उन्हें भेज दिया। अच्छा। और वो फूल में छप दिया। अच्छा, फूल में लिखने वाले बड़े लोग हुआ करते थे, यानी इतनी छोटी उम्र का कोई बच्चा नहीं होता था। इसलिए दारुल इशाद के मौलवी मुमताज़ अली साहब भी और उनके बेटे इम्तियाज़ अली ताज की भी नज़रों में ये आ गए कि ये कोई अलग से कोई ऐसे फिक्शन के साथ जुड़ा हुआ आदमी है, बच्चा है कि जिसको, अच्छा, ये वही पहली वो थी। दूसरी तरफ आप देखें कि टॉल्स्टाई का अफसाना इन्होंने 2 साल बाद ही, मैं 9वीं में थे, 9th क्लास में थे, तो इन्होंने एक टॉल्स्टाई का अफसाना जो है वो जिला वतन के नाम से
रूसी से अंग्रेज़ी की मार्फत तर्जुमा किया। यानी अंग्रेज़ी इनकी इतनी अच्छी हो गई थी कि जिला वतन जो है नवीं जमात का बच्चा हाँ, अंग्रेजी अफसाना कहानी पढ़ रहा था। जी, वो यानी वो जिला वतन उन्होंने जब तर्जुमा किया तो वो हज़ार दास्तान में छप गया, जो यहाँ का उस ज़माने का बहुत मशहूर पर्चा था। और लोग जो थे ये देख रहे हैं कि 9th क्लास का बच्चा है। इसीलिए अच्छा, इनके लिए जो आपने सवाल किया था कि तालीम कैसे छूट गई, ये जो है ये आगे चल रहे हैं तो इनकी एज जो है वो इस वक्त 15 साल की तो ये हो गई, ये 19 बरस के थे। तो 19 बरस की उम्र में इनको रसाला फूल और तहजीब निस्वां के लिए उसी दारुल इशाअत इदारे ने बच्चों के रसाले फूल और ख़वातीन की इसलाह का जो रसाला था उसके लिए नायब मुदीर हो गए। यानी आप ये देखिए कि 19 बरस का बच्चा जो है वो नायब मुदीर है इन दोनों रसालों का। और जाहिर है कि यही काम करते होंगे ज़्यादा जो दौड़ भाग करते होंगे गुलाम अब्बास। अच्छा, ये एक तरफ तो इनका जो है ना ये जो स्किल है, ये जो जहानत है, ये उनको फ़ायदा पहुंचा रही है। में एक मिनट यहाँ पे आप कतल अमीम, आप घर में उसरत है जी, घर में उसरत है, खाने को पैसे नहीं है, इसीलिए तो काम करना पड़ और रहा है। ऐसे में काम किया है, काम इतना शानदार हुआ है कि 19 बरस की उम्र में इतनी अच्छी मुलाजमत मिल गई जी, है। बिल्कुल। सो फैसला ये हुआ है कि तालीम जारी रखने से ज़्यादा ज़रूरी है कि नौकरी अब क्या की जाए। करें। अच्छा, आप ये देखिए कि लेकिन तालीम हासिल करने का भी एक तरफ तो वो घर को 4 पैसे देने के लिए या अपना कोई करने के लिए, लेकिन तालीम का इनका वो ख्वाब टूटा नहीं, उन्होंने टूटने नहीं दिया। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि उस ज़माने में चूँकि किसी रेगुलर किसी स्कूल में ये पढ़ नहीं सकते थे, काम करना होता था, तो इन्होंने मुंशी फाजिल का इम्तिहान दिया ओरिएंटल कॉलेज की मार्फत। उस ज़माने में ओरिएंटल कॉलेज की मार्फत मुंशी फाजिल, मुंशी आलिम, ये जो होते थे इम्तिहानात ये हुआ करते थे। ये बाद में फिर जब बोर्ड बन गए, बोर्ड तो बहुत बाद में बने, ये पंजाब यूनिवर्सिटी इम्तिहानात लिया करती थी। तो आपको ये है कि मैट्रिक का इम्तिहान भी पंजाब यूनिवर्सिटी लिया करती थी। जो मंटो ने मैट्रिक किया था वो भी पंजाब यूनिवर्सिटी से डिग्री मिली थी, और 3rd डिवीजन आई थी। हाँ, 3rd डिवीजन। अच्छा, इसी तरीके से अब ये देखिए कि इन्होंने मुंशी फाजिल किया। अब मुंशी फाजिल इक्वलेंट टू मैट्रिक था, ये कर लिया, लेकिन फिर भी चीटक वो ख़त्म नहीं हुई। आप ये देखिए कि उस ज़माने में गुलाम अब्बास साहब जो थे ये इसमें होते हुए फिर ये रफ्ता रफ्ता ये जो भी हुआ 38 में इन्होंने ये तर्जुमे भी कर रहे हैं। आपको मालूम है कि जब ये इन्होंने वाशिंगटन इरविन का जो तर्जुमा किए उसके अफसानों की शक्ल में अल-हमरा के अफसाने, तो उसके साथ अर्निंग भी हुई और इनको शोहरत भी मिली। उस ज़माने में लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि अगर ये और कुछ भी ना लिखें तो ये जो इन्होंने तर्जुमे किए हैं अल-हमरा के अफसाने, शायद इसी की वजह से इनका नाम चलता रहेगा। यानी उस पर ये रुके नहीं। पतरस बुखारी ने इनको जो है उस ज़माने में कि चूँकि मुतरजिम भी थे और ये लिख भी रहे थे, तो ये 38 में गए हैं दिल्ली, 1938 में ये दिल्ली गए हैं। और ये जो अफसाने, जो 2 अफसानों का तो ख़ास तौर के ऊपर जो आपके भी जहन में होंगे कि एक तो आनंदी और दूसरा कतबा, ये दोनों अफसाने उनको उस दौर के ब्रिटिश दौर के पीरियड के दिल्ली से मिले हैं। आप लिविंग इंसाइक्लोपीडिया हैं, बहुत तेज़ी से आगे जा रहे हैं। तो मुझे तो सबसे पहले जो नुक्ता आपसे बात करनी है कि कैसे कैसे कमाल के लोग थे और जौहर शनास थे कि मौलवी मुमताज़ अली साहब और इम्तियाज़ अली ताज की निगाह 13 बरस के बच्चे पे पड़ गई है और फिर 19 साल की उम्र में उसको 13 बरस में जो ताल्लुक़ हुआ है वो 19 बरस तक चल रहा है और फिर उसको ला के अपने यहाँ नायब मुदीर बना दिया है। तो वो जो कहते हैं कि बज़्म सुखन भी हो सुखने गर्म के लिए, ताउस नाचता हो तो जंगल हरा भी हो, ऐसे लोग इस शहर लाहौर में थे कि जो हीरे को पहचान लेते थे। वैसे अब आपने काम किया है ख़ासतौर पर गुलाम अब्बास साहब के दौर के बारे में, जो कहानी ये हम भाई हमें बतला रहे हैं, ये तो पतरस तक ले गए हैं और दिल्ली तक ले गए। इससे पहले एक अरसा एक ऐसा आया है कि उसरत ने पान की दुकान खुलवाई है। वो कौन सा टाइम है? वो तो उनका इब्तदाई टाइम कहेंगे ना, जिसमें उनके शुरू में ये मुश्किलात दरपेश आती रहीं।
तो डॉक्टर साहब तो बेसिकली उनकी पूरी सामान्य और उनकी वो ज़िंदगी और हम तो साथ साथ चलेंगे उनका, हाँ, जितना उनका वो मुताला है वो मैं समझता हूँ कि बड़ा ऑथेंटिक, यानी कि इस पर कोई दूसरी कोई दो आरा नहीं हो सकती। बिलाशुबा। जो इसमें मैं इजाफा करना चाहूँगा कि वो उनका जो, और डॉक्टर साहब थोड़ा सा इशारा भी किया कि उनका जो आलमी लिटरेचर का मुताला था वो बड़ा वसी था। ये कैसे हुआ इतना उस ज़माने में? लोग शौक होता है और ज़ौक़ होता है आपका जो आपको उस तरफ लेके जाता है, और ये मिसालें हमारे अदब में मौजूद हैं। मंटो भी हैं, मीरा जी हैं, जिनकी कोई बाकायदा तालीम नहीं थी लेकिन उनका इतना वसी मुताला है कि हम हैरान रह जाते हैं। तो ऐसे ही गुलाम अब्बास का भी सिलसिला था। हाँ जी, इसी एज में, उसी एक छोटी सी एज से यानी कि वो, और मुसलसल लगातार। और जब ये उन्होंने तराजुम ख़ास तौर पे किए अलहमरा के अफसाने, तो उसी से पता चल जाता है कि उनकी नज़र कितनी, क्योंकि जब कोई तर्जुमा निगार तर्जुमा करता है किसी बाहर के किसी फ़न पारे का तो उसमें उसका इंतखाब भी शामिल होता है। तो उनकी जो इंतखाब की नज़र है वो कितनी ज़बरदस्त, एक बड़ा फ़नकार ही किसी बड़े फ़न पारे को समझ सकता है। तो जब उन्होंने वो तर्जुमा किया तो सिर्फ तर्जुमा ही नहीं, इससे उनका ये पता चलता है कि उनको अफसानवी फ़न के ऊपर कितना अबूर और कितनी उनकी वो सेंस डेवलप है कि उन्होंने इंतखाब जो है वो कैसा किया। और ऐसे अफसाने हमारे उर्दू के लिए, हमारी उर्दू दुनिया के लिए, और ख़ैर उस वक्त मंटो भी कर रहे थे तराजुम, वो भी कर रहे थे, और उनका भी बड़ा उम्दा गोरकी का तराजुम और रूसी अफसानों के तराजुम वो बड़े अहम। तो यहाँ इन्होंने ये भी एडिंग की। इसके अलावा वो जला वतन जो सर ने कहा, और टॉल्स्टॉय के अफसाने, कुछ और भी इन्होंने बच्चों के तराजुम किए और अच्छे खासे तराजुम किए, और फूल में शाया होते रहे। तो ज़्यादा जो अहम बात है वो ये है कि ये इनका सीखने का प्रोसेस भी है जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और यही चीज़ें उनको सिखा रही हैं कि वो जो आने वाला गुलाम अब्बास है वो इसी अहद से निकल रहा है। एक बहुत मज़े की बात उभर रही है यहाँ पे, और वो मैंने चूँकि अब रफ़ाक भाई को भी शामिल करना है, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा ज़रूर ये कि जिस पे आप दोनों असहाब से मेरी गुफ्तगू की, दो मुख्तलिफ सवाल। एक तो ये कि ख़ुद गुलाम अब्बास ये लिखते हैं कि इब्तिदा में मैं इंतहाई मुतासिर था टैगोर से और नियाज़ फतेहपुरी से, और टैगोर का अफसाना मेरे सामने बहुत बड़ी चीज़ थी। लेकिन जब तर्जुमा करने का इंतखाब किया तो या तो रूसी अदब से मुतासिर हो रहे या अमेरिकन लिटरेचर से, ये वो कहानी हमें नहीं। और दूसरा, जो अगर गुलाम अब्बास बतौर मुतरज्जिम हम देखें तो कहीं ये इल्ज़ाम तो आयद नहीं होगा कि इनकी अपनी कहानी ओरिजिनल नहीं है, बल्कि ये भी कहीं तर्जुमे से इख्तिरा की गई है। इस पे बात होगी। लेकिन रिफाकत भाई से, कैसे मिजाज हैं आपके? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहाँ होते हैं आप? मैं बस जी अब ठीक हूँ, पहले भटक रहा था। आप आ गए हैं तो रात गए कि नशिश भी ठीक हो गई है। ये बताइए कि आज हमें क्या सुना रहे हैं आप? हम जी गज़ल से शुरू करते हैं। माशाल्लाह, किसकी गज़ल सुनाएंगे? सलीम कौसर साहब की गज़ल। वाह, और मेरे पसंदीदा शायरों में से हैं। मेरे कज़न उस्ताद इम्तियाज़ अली खान, रियाज़ अली खान साहब। वाह, तो इसलिए अपने घर की चीज़ है ये, माशाल्लाह। तो मैंने कहा क्यों ना अपने घर से। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी इजाज़त। जी। मैं ख्याल हूँ किसी और, मुझे सोचता कोई और है सरिया ना मेरा मकसद सरिया ना मेरा मकसद बस आए ना कोई और है। मैं ख्याल हूँ किसी और, मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है सरे आए ना मेरा अक्सर सरे आए ना मेरा अक्सर बस आए ना कोई और है। मैं ख्याल हूँ किसी और
मैं किसी के दस्ते तलब में हूँ तो किसी की हर्फ दुआ में हूँ। मैं किसी के दस्ते तलब में हूँ तो किसी के हर्फ दुआ में हूँ। मैं नसीब हूँ किसी और का, मैं नसीब हूँ किसी और का। मुझे मांगता कोई और है, सरे आईना मेरा अक्स है, सरे आईना मेरा अक्स है। बस आईना कोई और है, मैं ख्याल हूँ किसी और। तुझे दुश्मनों की खबर न थी, मुझे दोस्तों का पता न था। मुझे दुश्मनों की खबर न थी, तुझे दोस्तों का पता न था। तेरी दास्तां कोई और थी, तेरी दास्तां कोई और थी। मेरा वाक़या कोई और है, सरे आईना मेरा अक्स है, सरे आईना मेरा अक्स है। बस आईना कोई और है, मैं ख्याल हूँ किसी और का। जो मेरी रियाज़तनी मुशक को सलीम सुबह वो न मिल सकी। जो मेरी रियाज़तनी मुशक को सलीम सुबह वो न मिल सकी। तो फिर इसके मानी तो ये हुए, तो फिर इसके मानी तो ये हुए कि यहाँ खुदा कोई और है, सरे आईना मेरा अक्स है, हाय सरे आईना मेरा अक्स है। बस आईना कोई और है, मैं ख्याल हूँ किसी और का, मैं ख्याल हूँ किसी और का।
ख़वातीन हज़रात रात गए की नशिस्त। वक्फ़े पे जाने से पहले रफ़ाकत भाई ने सलीम कौशल साहब की क्या उम्दा गज़ल, क्या अंदाज़, और ये बिल्कुल अब तो जैसे ज़रूल इमसाल में आ गया है कि मैं ख़याल हूँ किसी और का, लेकिन सलीम भाई का जितना काम है लाजवाब है। ये लोग जिससे अब इनकार करना चाहते हैं वो गुफ्तगू दरो दीवार करना चाहते हैं। और जहाँ कहानी में कातिल बरी हुआ था, जहाँ हम एक गवाह का किरदार करना चाहते हैं। आजकल अलील हैं, हमारी दुआ कि आप सूबा सेहत हों, इसलिए कि ज़बान उर्दू को, उर्दू गज़ल को आपके लहजे की बहुत ज़रूरत है। कहानी में किरदार एक गवाह का और बात एक कहानी निगार की हो रही है गुलाम अब्बास साहब जी। मैंने वक्फ़े पे जाने से पहले बड़े दो नाक़िस से बेअदबी के सवालात आपके पास छोड़े थे। उन सवालात से बात करते हैं। एक तो यही बात कि इतने सारे तराजुम आपसे मंसूब हैं, आपने बहुत चूँकि ये एक उस ज़माने में शायद ये रोज़गार का ज़रिया भी हो कि आप अपनी नई कहानी कहाँ लिखेंगे, एक अफसाने का तर्जुमा कीजिए, छाप दीजिए, तो कहीं इसकी वजह से गुलाम अब्बास बतौर मुतरजम, गुलाम अब्बास बतौर अफसाना निगार पे हावी होते नज़र नहीं आते? वैसे अगर देखा जाए कि जिस बल्क में इनके तराजिम हैं उतने अफसाने नहीं हैं। आम तौर के ऊपर ये बात जो है ये समझी जाती है कि उनके अफसानों की तादाद जो है वो 39 से ऊपर नहीं बढ़ी। वो इससे ज़्यादा भी क्या कि शुरू के जो अफसाने हैं, इब्तिदा के जो उनके अफसाने हैं, वो शुरू वाले अफसाने इन्होंने ख़ुद ही अपनी किताबों में शामिल नहीं किए। पहली बात तो ये कि जैसे इनका एक अफसाना है जो 1927 में सामने आया। आम तौर पर इनका एक अफसाना था मुजस्मा, जो 1933 में छपा था, उसे लोग किताबों में लिखते हैं कि उनका पहला अफसाना था। हालांकि जान निसार दोस्त जो था इनका अफसाना, जो मखज़न में छपा है जी 1927 में, वो अफसाना इनका पहला अफसाना है। इस यूँ मुझे ज़रा आसानी हो गई इस हिसाब से कि जब इनको सामने रख के इनके मुआसिर अफसाना निगारों के, यानी ये बेदी से भी सीनियर हैं, मंटो से भी सीनियर हैं, यानी 1927 में जब इनका अफसाना मखज़न में छपा है जान निसार दोस्त, तो उसके हिसाब से मतलब ये है कि अगर जूनियर हैं तो सिर्फ रशीद जहाँ से हैं, बाकी अहमदीन कासमी, मंटो, बेदी, कृष्ण चंद्र, इन सब से यानी ये पहले हैं। एक बात कम काम क्यों? लेकिन कम काम जो है वो, एक तो बात यह है कि अहमदीन कासमी साहब की मुझे बात याद आती है कि अहमदीन कासमी साहब ने ये बात लिख भी दी थी किसी जगह, लेकिन मेरे साथ बात करते हुए जो उन्होंने बताया कि जितनी लेबर, जितनी मेहनत गुलाम अब्बास अपने एक अफसाने पर करते थे, उतने में तो लोग 10 अफसाने लिख लेते हैं। वजह यानी ये नहीं कि वो जो लेबर है वो और लोग नहीं करते, जो अच्छा लिखने वाला होता है वो लेबर तो करता है। बेदी साहब के अफसानों पे लेबर नज़र आती है, अपने दुख मुझे दे दो, या हाँ मतलब अच्छा। ये देखिए कि कैसे कैसे अफसाने हैं उनके पास, या काजी अब्दुल सत्तार हैं, तो उन अफसानों पे भी लेबर नज़र आती। लेकिन इनका ये है कि जो तरीक़ा कार है इनके अफसानों का, जिस तरीके से इन्होंने अफसाना निगारी की है, यानी ख़ास तौर के ऊपर जो बेस्ट है इनका, तो जो काम है जिसको मैं बेस्ट कहूँ, 7-8 अफसाने तो इनके बेस्ट हैं, यानी उसे वर्ल्ड की सतह के ऊपर भी हम उनको बेस्ट कह सकते हैं। यानी जिसमें एक तो ये है आनंदी है, और कतबा है, ओवरकोट है, अपना ये जो म्यूज़िक से जो मौसीकी से मुतल्लिक जो है कानरस है अफसाना, या मोहब्बत का जो अफसाना एक ही इन्होंने लिखा है जो कि मोहब्बत का अफसाना लिखा है, और वो है, उसका उन्वान है साया। मेरा पसंदीदा, इन सब अफसानों में से मेरा पसंदीदा अफसाना इनका जो है वो साया है। अच्छा, इन अफसानों से मैं उसे ज़्यादा वो देता हूँ, जिसमें अगर पढ़ा जाए तो कारी को नज़र आएगा कि इसमें वो समझ भी सकेगा कि इनका तरीक़ाकार क्या है, कि वो एक तो जुज़ियात जो वो इकट्ठी करते हैं जो एक किसी कैरेक्टर के साथ हैं। दूसरी बात, वो ख़ुद भी ये बात बारहा कह चुके हैं। जैसे आसिफ फरखी ने उनको इंटरव्यू किया था, तो हरफ़े मनोतू में जो 1986 में किताब आई थी इंटरव्यूज़ की, उसमें उन्होंने जब ये बात की थी तो उन्होंने कहा कि मैं जो किरदार चुनता हूँ तो वो किरदार अपने सारे उसके साथ चुनता हूँ जिसके अंदर वो पैदा हुआ है,
उसके अंदर लिव कर रहा है और वो सारा, और मेरे लिए मुश्किल यही होती है कि मैं उसको सारा जो इर्द गिर्द उसके बिखराव होता है उसको पूरा उठाने की कोशिश करता हूँ। बज़ाहिर ऐसा लगता है, हम ये देखते हैं अब मेरे जैसा कारी कि या तो उर्दू अफसाने में कहानी निगारी है जो बड़ी सीधी सादी सी मुंशी प्रेमचंद का अंदाज़ या कृष्ण चंद्र का उसी रौ में बहुत मेरी कहानी बयान करता हुआ, मसलन मैं अगर सरकारी मुलाजिम हूँ तो मुझे कतवा अपनी कहानी लगता है। अगर मैं ऐसे वालिदैन की औलाद हूँ कि जिन्होंने स्ट्रगल का पीरियड देखा है तो ओवरकोट मुझे अपने घर की कहानी लगता है। इतनी सादा ज़बान में बात कहने का ये फ़न, इसमें क्राफ्ट के हिसाब से जो अफसाने की तकनीक है, आपने चूंकि उस पर काम किया, वो टेक्निकल क्राफ्ट क्या है गुलाम अब्बास का कि जिससे उनकी आप कह दें कि ये यहाँ इनफरादियत है, ये गुलाम अब्बास है। बिल्कुल। असल में अगर तो हम खालिस फ़नी हवालों से देखें, दो तीन बातें हैं। एक तो बिल्कुल वो बज़ाहिर हमें सादा लगते हैं, ये बात मैं अक्सर कहा करता हूँ, गुलाम अब्बास बज़ाहिर बहुत सादा हैं, लेकिन उनकी जो लेयर्स हैं वो जब गौर करने हम बैठते हैं तो फिर उसके पीछे बैनुल सतूर हमें बहुत सारे मानी दिखाई देते हैं। और बैनुल सतूर मसलन एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि उनके अफसानों में तंज़ होता है बहुत गहरा, जो कि बज़ाहिर एक आम कारी जब उसको पढ़ता है वो शायद फील भी ना करे, लेकिन जब आप उस पर गौर करते हैं फिर आपको समझ आता है वो तंज़ कैसे कर जाते हैं। आनंदी तंज़ का बहुत बड़ा एक शाहकार है, ये लेकिन आम तौर पे हम उसको उस सेंस में नहीं देखते कि तंज़ कैसे और अफसाना ख़त्म भी नहीं होता फिर शुरू हो जाता है। इसी तरह एक और उनका अफसाना है भांवर, वो भी यानी कि इसी मौजू से जुड़ता हुआ है। और वो जो उसमें वो मौलवी शफात साहब दिखाए हुए हैं जो बहुत इस्लाही काम भी करते हैं, सिलसिला भी, और एक तवाइफ को वो बसाने की कोशिश में एफर्ट करते हैं दो बहनों में से, और 3 शादियां करने के बावजूद उसमें नाकाम रह रहे हैं। और इतने में जब वो वापस अभी लौट रहे हैं और उसके अभी सिलसिला सोच रहे हैं कि कल दूसरी बहन आ गई जी, मैं भी तौबा ताइब करती हूँ और चलें जी अब मेरा, तो एक वो भंवर में फंस गए हैं कि अब कर। तो एक वो तंज का जो बैनुल सतूर सिलसिलाकार है वो बड़ा कमाल उनका, एक ये टेक्निक है उनकी ख़ास कि वो बताते नहीं, बताएंगे नहीं आपको लेकिन मौजूद होगा। और यही यहाँ से मैं एक और बात आपको कहना चाहूँगा कि उनके यहाँ दिखाने वाला एलिमेंट बहुत है, वो चीज़ों को दिखाते हैं, बताते काम है। हमारे एक कैटेगरी अफसाना निगारों की वो है जो बताती है, टेलिंग है, और हमारे यहाँ ये रिवायत ख़ास तौर पे जो मशरकी रिवायत है वो दास्तानवी और उसमें बताने वाला एलिमेंट ज़्यादा होता है। एक है दिखाने वाला, हाँ जी, दिखाना कि आप कुछ सूरत हाल, कुछ चीज़ें वो आप सामने रख देते हैं, उससे आप खुद अखज़ करते हैं कि अब ये सूरत हाल हमें क्या बता रही है। गुलाम अब्बास की ये टेक्निक, और ये बड़ी पेचीदा टेक्निक होती है, और ये जदीद ख़ालिस तौर पे जो मैं कहा करता हूँ जदीद फ़न जो है वो इससे जुड़ा हुआ है। और गुलाम अब्बास को मैं ख़ास तौर पे ये कहा करता हूँ कि हमारे यहाँ शायद कम जो काम हुआ है या तवज्जो कम दी जाती है, वो शायद इसलिए भी कि वो दरमियान की कड़ी है, रिवायती अफसाना निगारी उर्दू की और जदीद अफसाना निगारी, इसके दरमियान गुलाम अब्बास मौजूद है। जदीद अफसाना निगारों ने बहुत कुछ गुलाम अब्बास से लिया है, और इसका हम नाकदीन जो हैं वो ना उसको उस तरह से डिस्क्राइब कर पाते हैं, ना उस तरह से उसका एतराफ़ कर पाते हैं। हालांकि उनके यहाँ वो फ़न्नी रमूज़ मौजूद हैं जो जदीद अफसाने के लिए इंतहाई अहम है। तो वो दिखाना, और वहाँ वो जो मेहनत डॉक्टर साहब भी कह रहे थे, जो मेहनत करते हैं ना, वो मैं समझता हूँ कि मेहनत सूरत हाल डेवलप करने पे करते हैं। उनको वाक़या लाने की जल्दी नहीं होती, ये एक बहुत अलग सा एक एलिमेंट है। अक्सर हमारे अफसाना निगार वाक़या निगारी पर ज़्यादा फोकस करते हैं, आपको भी पता होगा, सब हमारे कारीन जानते हैं। वो गुलाम अब्बास के यहाँ आप देखें, उनके अंदर इंतहाई सब्र और तहम्मुल है इस मामले में। एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं बड़ी आराम, और वो जुज़ियात वो जो इकट्ठी करते रहते हैं, वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि वाक़या मैं उस वक्त लाऊंगा जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी होगी कि जब वाक़या आए तो वो ऐसा इंकशाफ करे, ऐसा हमारे लिए बामानी बने कि हम दंग रह जाएं। और वाकई उनके अफसाने जब इख्तिताम होता है तो हम दंग रह जाते हैं, और वो दंग रहना इसीलिए है कि उनके अंदर वो जो इंकशाफ का पहलू
और वो वाक़या जब आता है तो अपनी पूरी भरपूरियत के साथ आता है। दूसरी इनकी हमने अब तक जो मैं समझता हूँ कि चीज़ इग्नोर की, अपने हम असरों में ये वाहिद अफसाना निगार हैं जिन्होंने खालस अर्बन सोसाइटी के करैक्टर्स, जो आपने कहा ना हमें अपने किरदार लगते हैं, हम वो लोग हैं जो अर्बन सोसाइटी के अंदर डेवलप हुए हैं। और इनके यहाँ उससे पहले प्रेमचंद लिख रहे हैं, चाहे कृष्ण चंद्र हैं, चाहे खालस आपको अर्बन सोसाइटी, शहरी तमद्दुन का करैक्टर मैं समझता हूँ कि आपको गुलाम अब्बास के यहाँ मिलेगा। हम भाई, आप फूल की इदादत के बाद पतरस ले गए हैं दिल्ली और वहाँ नौकरी, रेडियो ज्वाइन कर लिया। ये रेडियो का वाक़या कब का और रेडियो किस हैसियत में ज्वाइन किया? अच्छा, उस ज़माने में पक्की मुलाजमत तो नहीं हुआ करती थी, लेकिन वो एक जिसको कहा जाता था कि ये कंट्रैक्ट के ऊपर आर्टिस्ट कहलाता था, वो लिखने का काम भी करता था। बाज़ औक़ात ज़रूरत के तहत अगर कोई गीत लिखना पड़ गया है या कोई छोटा कोई चीज़, तो इस तरह के, जैसे कि नासिर काज़मी साहब यहाँ लाहौर पे रहे, तो वो इसी तरीके से। लेकिन ये जो रेडियो था, ये रेडियो जो नई बिल्डिंग है, शुरू में ये एक और बिल्डिंग में कायम हुआ था। ये भी ज़हन में रखिए कि जहाँ ये लोग जाया करते थे वो बिल्डिंग और थी। अच्छा। और वो उसके छोटी सी ट्रेन के ऊपर ही जाना पड़ता था, जो ट्रेन का थोड़ा सा सफ़र था। ट्रेन पे भी रुके, मुझे पहले ये बताइए कि पतरस की साहब सलामत अब्बास से कहाँ हुई और कैसे हुई? वो तो लाहौर का है मामला, वो लाहौर का मामला है। और ये आप देखिए ना, ये जो अफसाना है ओवरकोट, ये ओवरकोट अफसाना ही पतरस की वजह से, पतरस बुखारी की वजह से ये सामने आया। यानी ये ख़ुद इन्होंने जो अपने इंटरव्यू देते हुए 2-4 बातें जो हैं मिर्ज़ा ज़फ़रुल हसन साहब को बताई थी कि इनका पस मंज़र बताया था इन अफसानों का। तो मिर्ज़ा ज़फ़रुल हसन साहब ने जो रसाला निकालते थे, गालिब 1975 का पहला शुमारा निकला था, मुझे याद है कि वो मुझे आया तो मैंने उसमें ये मज़मून देखा था। तो इसका पस मंज़र बताते हुए ये बताते हैं ओवरकोट का, कि ओवरकोट रात को ये बताते हैं कि 10-11 का टाइम होगा। ज़ाहिर है 10-11 उस दौर के जो होते थे वो काफ़ी तारीकी और शहर, तो ये यहाँ इधर माल के थोड़ा सा दूर ये रहते होंगे। तो पतरस बुखारी अपनी गाड़ी पे फैज़ अहमद फैज़ और डॉक्टर MD तासीर को, मोहम्मद दिन तासीर को, जो अमृतसर कॉलेज के प्रिंसिपल भी एक ज़माने में रहे थे, फिर इस्लामिया कॉलेज में आ गए थे, यानी पार्टीशन के बाद MD तासीर, तो दो इनको अपने साथ, फैज़ को और MD तासीर को बिठा के अपनी कार पे पतरस बुखारी गुलाम अब्बास को लेने गए। अच्छा। तो गुलाम अब्बास ने ऊपर से खिड़की खोली और उन्होंने कहा कि मैं ज़रा चेंज करके आता हूँ। तो उन्होंने कहा चेंज वेंज क्या होता है, आ जाओ, किसने देखना है, हमने तो वैसे ही आवारखोरी के लिए माल पर जाना है। तो इन्होंने ज़ाहिर है कि घर के जो कपड़े पहने हुए थे वो लोगों में जाने वाले नहीं थे, जो मतलब मलबूस था, तो इन्होंने ऊपर ओवरकोट पहन लिया। अच्छा। जो पहन लेता, तो वो उसके साथ जब बैठे और गाड़ी जब पतरस ने यूँ माल की तरफ काटी, तो एक बहुत बड़ा म्यूनसिपल कमेटी का छकड़ा वहाँ से गुजर रहा था रात को। ज़ाहिर है वो अपनी जान छुड़ा के जा रहे होंगे कहीं को काम, तो उसकी झपीट में आने लगी ये गाड़ी, यानी मामूली से फ़र्क के साथ ये लोग बच गए। तो गुलाम अब्बास ये बताते हैं कि ये अफसाना उस वक्त ही मेरे जहन में आ गया था कि जब हम लोग अस्पतालों में, अस्पताल में हमें डाला जाएगा सबको, तो हम नीचे से सबसे बुरी हालत मेरी ये होगी कि मेरे जो कपड़े बरामद होंगे, इसने नीचे सिर्फ बनियान पहनी हुई थी, यानी सिर्फ बनियान पहनी हुई थी, शलवार पहनी हुई थी, ऊपर उन्होंने वो पहन लिया। जब ये कोट हटेगा तो फिर क्या सामने आएगा, ये बात। अच्छा, अब ये देखिए कि यहाँ से ये इस अफसाने से इनके यहाँ जो ये आता है ना नकाब का जिक्र जी, कि मुख्तलिफ लोगों ने मुखूटे पहने हुए हैं, मुख्तलिफ नकाब, चेहरा छुपाया हुआ, असल क्या है और वो जो है वो सारा जाली है, नकल है। इसमें इस अफसाने में ये उसकी इंतहा है जो कि उन्होंने दिखाया कि एक तो इसका ये पस मंज़र। अच्छा, पतरस की जो आप बात कर रहे हैं कि वो पतरस ने रेडियो जब कायम किया, जो न्यू बिल्डिंग है, तो मैं तो न्यू बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, ओल्ड बिल्डिंग कहाँ थी मैंने वो नहीं देखी, क्योंकि वहाँ तो जाना ही नहीं हुआ। इनके जहन में जो ये आनंदी है अफसाना, इसका पस मंज़र भी इन्होंने कोई बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ नहीं बताया, लेकिन उन्होंने भी इन्होंने इसका पस मंज़र कुछ बातें बताई। हाँ, कुछ बातें इन्होंने नहीं बता सके या ये समझते थे कि गैर लाशऊरी तौर के ऊपर ये बातें लोगों को शायद या कोई लोग जानते होंगे। असल में इसकी बुनियाद आनंदी की उस वक्त पड़ती है
जब 1921 में फर्स्ट टाइम लाहौर में तवाइफों के ख़िलाफ़ कि ये शुरफा की आबादियों से इनको दूर किया जाए, अच्छा, यहाँ से एक तहरीक ये लाहौर का वाक़या है। 1921 लाहौर में 21 में म्यूनसिपल कमेटी के एक सेक्रेटरी थे रुलिया राम, जिनकी रुलिया राम साहब को अगर देखना हो आपने अब भी तो उनकी एक बहुत बड़ी पोर्ट्रेट जो है यहाँ YMCA हाल माल रोड पर उनकी पोर्ट्रेट अंदर लगी हुई है। ये थे उस ज़माने के सेक्रेटरी रुलिया राम। रुलिया राम के हुक्म के तहत जो ओल्ड अनारकली है लाहौर का इलाका, ओल्ड अनारकली में था इनकी तवाइफों जी। के घर थे और यहाँ धोबी घाट था, कपड़े धोते थे धोबी, और बाकी ये जो माड़ियाँ थी इनमें गाने बजाने का इनका जो कारोबार था, ये जो भी था। पहली दफ़ा यहाँ से धोबी घाट से इनको दूर किया गया एक आर्डर के तहत। अच्छा, उसके बाद ये जो लुंडा बाज़ार है, अच्छा लंडा बाज़ार कहना ही गलत है, लुंडा बाज़ार, लुंडा बाज़ार इसलिए कि वो बाज़ार आगे बढ़ते 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 स्टेशन के पास जाके वो ख़त्म हो जाता है, यानी लुंडा हो जाता है। अच्छा, लुंडा बाज़ार में यहाँ से वो उठ के उधर चली गई। 22 में म्यूनसिपल कमेटी लाहौर ने ये फैसला किया कि लुंडा बाज़ार को भी खाली करो। आपको तो ये मालूम ही है कि जो हमारी बादशाही मस्जिद है, इस बादशाही मस्जिद के साथ जो ये इनको बसाया गया था, ये रंजीत सिंह के ज़माने में बसाया गया था। तो रंजीत सिंह के ज़माने में ये बसाई हुई जो लोग थी, इन सब को 21 और 22 तक लाहौर से उनको फारिग, यानी इनको उनके इलाकों से निकाल दिया गया था। इधर से ये जब हम फिर लिंक मिलाते हैं कि 38 में दिल्ली जाते हैं गुलाम अब्बास साहब, जब 38 में दिल्ली जाते हैं तो इनका जो जहाँ भी इनकी रिहाइश थी वो वहाँ से ये रेडियो स्टेशन जब जाते थे तो उस ज़माने में 1942 ही में, ये 42 का अफसाना है, 1942 में इन्होंने लिखा आनंदी, और 1942 में ये वाक़ा हुआ कि बादशाही मस्जिद से, यानी जो शाही मस्जिद दिल्ली है, वहाँ से लोगों ने ये आवाज़ उठाई कि उसके बिल्कुल पिछवाड़े, अगर आप दिल्ली गए हों तो आपको कि बादशाही मस्जिद जो है उसके बिल्कुल पिछवाड़े चावड़ी बाज़ार है, जामा मस्जिद के पीछे जी चावड़ी बाज़ार है, और वो तवाइफों का इलाका था जी, चावड़ी वाला। तो चावड़ी बाज़ार जो है वहाँ से ये आवाज़ उठी कि यहाँ से तवाइफों को रिमूव किया जाए। ये 42 की बात है। म्यूनसिपल कमेटी ने 42 में इनको जब निकाला वहाँ से तो ये वहीं हैं गुलाम अब्बास, इनको वहाँ से मगमूम सूरत में निकलते हुए इन्होंने देखा। जा कहाँ रही थी, वो जो इनका पुराना रेलवे जो रेडियो स्टेशन था वो रास्ते में, उससे पहले पटड़ियों के पास, रेल की जो पटड़ियाँ थी उसके इस तरफ इन्होंने कहा कि वहाँ अगर यानी तुम जाके बैठ जाओगे तो हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। तो ये सारा कुछ ये रोज़ाना आते जाते हुए रेडियो ये देख रहे थे। तो तब इसके अंदर फिर देखिए कि कितनी इन्होंने वो बारीक बीनी से उसको काटा है, और वो क्या ज़बरदस्त अफसाना है, उस पर बात जारी रहेगी। लेकिन ये देखा आपने वो बड़ी मशहूर फिल्म बनी फिर इसके ऊपर मंडी के नाम से, जी बिल्कुल, मैंने जिसमें देखी वो फिल्म। बड़ा खूबसूरत, मतलब वो पैरल थिएटर सिनेमा में वो एक शाहकार है जी बेशक। और मुझे डॉक्टर साहब ये बतला रहे थे कि जिसके अफसाने के ऊपर वो फिल्म सुपर डुपर हिट है सबिता पाटिल और शबाना आज़मी की, उस इतने बड़ी शख्सियत पे उस मुल्क की किसी यूनिवर्सिटी में कोई रिसर्च नहीं हुई है। आप ये बताइए, आपने इतना अच्छा पहला इंतखाब किया था अदब से, ये कोई अदबी ताल्लुक़ है कि ऐसा कलाम मुंतखब करें और फिर उसकी धुन बनाएं? आम तौर पे तो लोग चलती हुई चीज़ें करते हैं ना, व्हाट इज़ योर नंबर, करूँ क्या डायल नंबर टाइप, लेकिन आपका ऐसा अच्छा ज़ौक़, ये कैसे हुआ? असल में डिपेंड करता है कि आप कहाँ बैठते उठते हैं, आपका माहौल कैसा है, आप किस सर्कमस्टांसेस से गुजरते हैं। तो सीखने के लिए आपको ऐसे इदारों में, ऐसे इंस्टीट्यूशंस में, ऐसे अच्छे लोगों में बैठना पड़ता है, फिर वो सिखाते हैं। जैसे रेडियो पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, क्योंकि आज टेलीविज़न में बैठा हूं, मैं अभी कुछ देर पहले बात कर रहा था कि टेलीविज़न, PTV पाकिस्तान का जो टेलीविज़न है, इसने दुनिया को सिखाया है बिलाशुबा। स्पेशली अगर आप बात करें राज कपूर साहब की, अगर मैं नाम ले लूँ इजाज़त के साथ, तो वो भी इस TV के फ़ैन थे, इतने बड़े डायरेक्टर, इतने बड़े आदमी। तो ये डिपेंड करता है कि आप लफ्ज़ की हुर्मत को समझते हैं। जैसे मेरे अच्छा क्या ताएदान थे,
अब मीर तकी मीर की गज़ल है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल जी। हमारा जाने, जाने ना जाने गुली ना जाने, सबको पता है बाग तो सारा जाने। अब उसके अंदर जो गंदार, देवत और मध्यम की जो संगत है, उसको लफ्ज़ों में ढालने के लिए मैं समझता हूँ कि वो मीर तकी मीर ने अगर ये 200 साल पहले लिखी, 150 साल पहले ये गज़ल लिखी है, लेकिन वो गज़ल इंतज़ार कर रही थी नियाज़ हुसैन शामी का वाह कि ये कब आए और इस गज़ल को पिरो दे। वाह उसको सुनने के बाद लता मंगेशकर ने कहा था मेहंदी हसन साहब को कि आपके गले में भगवान। भगवान बिलाशुबा। अब आपने आपने गज़ल हमें सुना दी, अब आप हमें क्या सुना दें? आज एक मुजाहिद साहब के साथ पहले डिस्कशन हुई, हमारे मुल्क के बहुत बड़े आदमी, बिलाशुबा नो डाउट हमारे म्यूजिशियंस भी young रागे भी हैं, सजाए बैठे हैं। मेरी उम्र के भी हैं, तो मैं तो पहले एजाज़ फील कर रहा हूँ कि बड़े अरसे के बाद इस तरह गाने का मौका मिल रहा है। तो मुजाहिद साहब से मैंने एक गाना ऐसे ही दिल किया कि मैं इसको, क्योंकि मेहंदी हसन साहब को आपने मैं मेहंदी हसन साहब का जिक्र ऐसे ही मानता हूँ जैसे मैं नज़ाकत अली खान साहब। बिल्कुल बिलाशुबा। तो ये रूट्स हैं जिन्होंने हमें सिखाया, समझाया। तो मैंने जब उनसे ये गाना डिस्कस किया तो बहुत सीधा, बहुत सादा। कौन सा? तो अभी पेश करता हूँ, आपकी नज़र करता हूँ, थोड़ा सीक्रेट है। जी जी चलिए। जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। लज़्ज़त गम से आशना होकर, अपने महबूब से जुदा होकर, लज़्ज़त गम से आशना होकर, अपने महबूब से जुदा होकर, दिल कभी जब सुकून पाएगा, दिल कभी जब सुकून पाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। तेरे लब पे नाम होगा प्यार का, शम्मा देख घर जलेगा दिल तेरा। तेरे लब पे नाम होगा प्यार का, शम्मा देख घर जलेगा दिल तेरा। जब कोई सितारा टिमटिमाएगा, जब कोई सितारा टिमटिमाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम, दिल का चैन ढूंढते फिरोगे तुम। जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम, दिल का चैन ढूंढते फिरोगे तुम। जख्म दिल जब तुम्हें सताएगा,
जब तुम्हें सताएगा तुमको एक शख्स याद आएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। ख़वातीन हज़रात, रात गए की नशिस्त में खुशामदीद। गुफ्तगू ग़ुलाम अब्बास साहब की अफ़साना निगारी पर, और क्या अच्छी कहानी हमें हम भाई सुना रहे हैं कि जो आनंदी शुहरा आफाक आपका अफ़साना कहानी कि जिसके ऊपर अपने ज़माने की शुहरा आफाक फ़िल्म भी बनी, उसका क्या कहानी है और कैसे हम तबक़ा मलामत को इस्लाह के नाम पे ख़ुद से दूर करना चाहते हैं और किस तरह उन्हीं के दम से आबादियाँ जगमगाती हैं। वैसा जो कहानी सारे दौर में लिखी जा रही है, मंटो बहुत बेबाक होके वो बातें उठा रहे हैं, ग़ुलाम अब्बास अपनी नौ से जो नकाब हैं उन्हें खींच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन सब का कर्म मुझे जैसा लगता है कि जैसे इस मुताबिक का एक अफसाना है चौथी का जोड़ा। अब वो कैंची कहाँ से लगेगी, अरे यहाँ से कोना कर दो, यहाँ से इसका दामन निकाल दो, और ये बच्ची का नाप क्या है। असल में वो उसका कफन सिल रहा है। कतबे में भी मुझे वही कर्ब नज़र आता है कि एक सरकारी मुलाजिम है, उसने संगमरमर की सिल पे अपना नाम लिखवा लिया है, वो ये ख्वाब देख रहा है कि मेरा घर बनेगा, उसके बाहर ये मेरी नेम प्लेट होगी, और बिलाखिर वो उसकी कब्र का खतबा बनता है। ये जो ब्लैक ट्रेजिडी है, बड़ा स्याह ज़माने का कर्ब है, जो हमारे वालिदैन ने बहुत ज़्यादा देखा जब स्ट्रगल का पीरियड ज़्यादा था। इन सब की निगाह एक जैसी, तो क्या ये एक ही स्कूल ऑफ थॉट के लोग नहीं लगते? बिल्कुल हैं। और ये ख़ास तौर पे जो हसरतों का ये बयानिया, इसको हम कहेंगे हसरतों का बयानिया। ये जो कतबा है, ये हर वही दूसरे शख्स की कहानी हमें इसलिए लगती है कि हमारी बहुत सारी हसरतें हमारे साथ दफन हो जाती हैं। और इसी तरीके से उसका भी वो जो कतबा है, वो जो अपने एक कोठी बनाने के लिए या अपने एक बड़ा घर बनाने के लिए उसे सोचता है, उसकी कब्र पे जा लगता है। तो ये देखिए, यही तो वो चीज़ है, यही वो फ़िज़ा है जिसके अंदर ये सब लोग काम कर रहे हैं। और बुनियादी तौर पे हमारे उर्दू फिक्शन में उस वक्त ये हसरतों के बयानिए सब ने लिखे किसी न किसी शक्ल में। ग़ुलाम अब्बास का सिर्फ ये था, और वही मैं वो कहता हूँ कि इसलिए ये ज़्यादा मैं समझता हूँ कि हसरतों का बयानिया क्लिक इसके यहाँ ज़्यादा इसलिए होता है कि वही ये हमारे साथ जुड़ जाता है शहरी तमद्दुन के साथ। क्योंकि उस वक्त ये जो शहर भी बसना, आप अगर देखें तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में शहर बसने का भी यही दौरानिया है। डॉक्टर साहब भी जानते होंगे, ये सारा जो दौरानिया है 20वीं सदी का, 1910, 15, 20, 25, और ये सारी, और शहरों की तरफ हिजरत भी हो रही है लोगों की, और साथ शहर बसना भी शुरू हो गए हैं। और ग़ुलाम अब्बास के यहाँ शहर बसाने की एक जो रग़बत है वो आपको हर जगह दिखाई भी देगी। तो इस तरह से ये ग़ुलाम अब्बास के यहाँ हसरतें और महरूमियाँ ये शदीद तर हो जाती हैं, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये बाकियों से इसलिए मुख्तलिफ हो जाते हैं। और ग़ुलाम अब्बास बिलाशुबा मैं समझता हूँ बहुत बड़ा तख्लीकी ज़हन है, बहुत बड़ा तख्लीकी ज़हन। हमने अभी तक जज नहीं किया, या हम अभी तक इस काबिल, मैं समझता हूँ कि हम इस काबिल नहीं हो सके कि हम ग़ुलाम अब्बास को उससे जज करें। चंद आपको मज़ामीन के अलावा, एक हसन अस्करी, एक नूनी राशिद, एक कोई शमी महमद, या एक आध कोई और सलीम अख्तर साहब ने कोई कहा, ये देखिए, और उसमें भी कुछ वो आर्टिकल जिसमें तकरार, हकीकत निगारी है, फ़लाँ है, इस तरह की चीज़ें आती रहेंगी बार बार। वो जो एक वही बात जो जैनवन तख्लीक़कार जिसकी वजह से ग़ुलाम अब्बास है वो क्या है? और ये शुरू से, प्रोग्राम के शुरू से मेरे पास ये सवाल मुझे मुसलसल काट रहा था कि जब मुझे हम भाई ने ये बतलाया कि उनकी यौम पैदाइश, साल पैदाइश पे इख्तिलाफ है,
ये कोई खुसरो का ज़माना नहीं है। 1982 में इंतकाल हुआ है, कराची में आसूदा खाक है। सामने का ज़माना। तो इतने सामने के ज़माने में सारा जो उर्दू अहद हाजिर का तनकीद निगार है उसने इतना सरफ़े नज़र क्यों किया, लेकिन कतबे की कहानी क्या है? कतबे की कहानी इन्होंने खुद बयान की मिर्ज़ा ज़फ़रुल हसन साहब के साथ, कि उन्होंने कहा कि ये कैसे जहन में आया या क्या हुआ। तो इनका असल में जब ये खुद कहते हैं, कई जगह इन्होंने कहा है कि मैं जो है वो खुद कहानी घड़ता नहीं, बनी बनाया कोई कैरेक्टर जब मेरे सामने आता है और उसके पीछे कोई कहानी होती है तो मैं उसको ज़रा मांझता हूँ या उसमें कोई साफ करता हूँ। जो कैरेक्टर है, अब वो कैरेक्टर हो कोई, जैसे संगी, ये एक संगे मरमर का टुकड़ा है। ये इन्होंने बताया कि हम दिल्ली में मेरे पास आए चिराग हसन हसरत। अच्छा। तो चिराग हसन हसरत के साथ वो कहने लगे कि ज़रा घुमाओ, देखते हैं दिल्ली। तो चिराग हसन हसरत के साथ मैं और चिराग हसन हसरत तांगे पे निकले और कहने लगे कि हम उस एरिया से गुजर रहे थे। अच्छा, वहाँ बहुत सी जगह ऐसी हैं जो हौज़ के नाम से मशहूर है, हौज़ फलां, हौज़ फलां। तो ये जो था, जब ये वहाँ से तांगे पे जाते हुए तो हौज़ काजी फतेहपुरी, हौज़ काजी फतेहपुरी के करीब से गुज़रते हुए तो एक संगे मरमर की दुकान पे एक देखा कि संगे मरमर का एक टुकड़ा है और उसके ऊपर एक नाम सिर्फ लिखा हुआ है किसी शख्स का, नीचे कुछ नहीं है। अच्छा। तो वो कहता है कि मेरा अफसाना मुझे वहीं से मिल गया। वाह। ये बस एक इतनी निगाह बात है। थी, क्योंकि वहाँ से इन्होंने उसको उठाया कि नाम तो है। अब वो नाम जो है इन्होंने बनाया क्या कि उसमें कुछ भी नहीं है, एक संगी टुकड़ा ले लिया, उस पर नाम लिखा जाएगा और आगे जाके फिर मेरा घर बनेगा और बाहर वो मेरी नेम प्लेट बन जाएगी और ये होगा। और वो जो शरीफ हुसैन जो क्लर्क है वो यही ख्वाब देखते 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 घर तो नहीं बनता और शरीफ हुसैन का वो बेटा जो उसने वो जो संगी टुकड़ा है उसकी चारपाई के नीचे रखा होता है, फिर वो उसको छुपाने की भी कोशिश करता है और जब इसकी डेथ हो जाती है तो उसी टुकड़े को वो उठाता है, उस पर शरीफ हुसैन लिखवाता है और वो उसकी कब्र का कतबा बनता है। अच्छा, एक तो ये। दूसरी मैं बात ये करना चाहूँगा कि मोहब्बत की कहानी लिखना एक बहुत मुश्किल काम भी है और आसान काम। गुलाम अब्बास ने इसके साथ कैसे निभाव किया इन्होंने, लेकिन एक अफसाना जो साया है उसमें एक सुभान है जो खांचे वाला है, रेड़ी वाला है, और उसकी रेड़ी का ज़्यादातर सामान जो है वो एक बड़े वकील साहब हैं उनकी कोठी के सामने वो खींचा लगाने से, क्योंकि ज़्यादा सामान तो उनकी कोठी में चला जाता है, बाकी जो फुटकल काम होता है इर्द गिर्द के मल्लेदार भी ले लेते हैं। तो उसको जिस तरह इन्होंने नेट किया है अफसाने को, वो उस तरह अफसाना नहीं है कि ये एक लड़के और लड़की की कोई मोहब्बत की कहानी है। सारा जो उन्होंने मंजरनामा उसका खींचा है, कोठी में लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, इनके पास शाम को जो है हॉकी खेलने वाले लड़का आता है साइकिल के ऊपर, लेकिन उसकी नज़रें जो हैं वो कोठी के ऊपर जहाँ वो एक पर्दा है वो हिलता रहता है। उस पर्दे के पीछे कौन है? सुभान को पता है कि वकील साहब की बेटी है जो बाहर नज़र डाल लेती है, लेकिन उसको जिस वक्त ये उन दोनों का जो एक दूसरे को पसंद तो करते हैं, लेकिन वो लड़का जो हॉकी के उसके अंदर आता है, किट में आता है हॉकी की, हॉकी भी उसके साथ साइकिल पे आता है, उसकी नज़रें सुभान से बात करते करते क्यों ऊपर उठ जाती हैं। इसको जिस तरीके से उन्होंने किया है वो एक सन्नाटा तारी कर देता है पढ़ने वाले के दिलों। और उस लड़की को जब उसकी अगर उसके साथ नहीं उसकी शादी हो पा रही किसी दिन, क्योंकि रिश्ते आ रहे हैं, तो वो लड़की जो है वो बेचैन है। और वो रात जो है वो इसमें एक कमाल की है कि जब वो लड़की जो है ये पता चलता है कि बार बार बर्फ़ भी जा रही है घर और फलाना और ये वो, और डॉक्टर भी आया था टांगे पे और दोबारा भी आएगा, और घर के मुलाजमों से भी पता चल रहा है कि वो लड़की जो है ना जैसे उसने कुछ खा लिया, वो लड़की मर रही है, उसने कुछ खा लिया, खुदकुशी की उसने जैसे कोई कोशिश की है। अब इसको बहुत सी चीज़ों का पता भी है जो इसने अंदाजे लगाए हैं और कुछ पता नहीं भी। सुभान की हालत जो है वो सारे दिन का थका हुआ, उस रात ये सो नहीं पाता, और एक वक्त ऐसा आता है कि एक कुत्ता करीब ही कहीं वो वैसी कोई रोता है,
वो वैसे ही रोता है तो ये पत्थर उठाता है और उसे फौरन मार के रोना। ये मुंह से नहीं कहता, लेकिन इसका उस रोते हुए कुत्ते को वो पत्थर कंकर मारना जो है कि रोए कोई ना, इस अफसाने की कितनी डायमेंशंस बन जाती हैं। वो लड़की मर गई, कुछ नहीं पता। क्या वो लड़की बच गई होगी, कुछ नहीं पता। क्या उस लड़की की उस लड़के के साथ शादी न होने ही की सूरत में तो ये सानिया होने वाला था। ये खामोश ये कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये जो नहीं होना चाहिए जो इसके अंदर पैदा हुआ है कि वो लड़की मरे ना, इस अफसाने को जिस तरह इन्होंने निट किया है, मैं भी अफसाना लिखता हूँ, 2 मोहब्बत की कहानियां मैंने भी लिखी हैं, लेकिन 3 शादियां नहीं की। ये उतनी शादियां नहीं की, बल्कि सोच भी नहीं सकता। मसला सिर्फ ये है कि इस अफसाने को मैं जब भी पढ़ता हूँ, कई बार पढ़ा, और जाहिर है इसकी डेप्थ जो है, इसकी डायमेंशंस जो हैं, वो ये गुलाम अब्बासी का है। आपकी डुबडुबाई आंखें मुझे बतला रही थी कि कितना आप पे इस अफसाने का असर है। यथास जो है इसमें। आपने रफ़ीक भाई, आप क्या देख रहे हैं कि अब हम जो मलका तरन्नुम, उस्ताद सलामत अली ख़ान, अमानत अली ख़ान साहब, ये माइस्ट्रोज हम क्यों नहीं पैदा कर पा रहे हैं? इतनी ज़्यादा हम पैसे की दौड़ में क्यों भाग रहे हैं? घर बन जाएगा, दौर बदल गया, दौर है अब पैसे का। नहीं तो घर तो बन जाएगा। हाँ जी। नाम कब से बनेगा? बस कुछ लोग अल्लाह मियाँ खुद बना के भेजता है, वो ऊपर से आते हैं। मेरे ख्याल में उनको कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। मैं समझता हूँ वो एक सेक्रीफाइस तो करते हैं। जैसे मेरे चचा कहते थे कि हमें पड़ोसी मुल्क में बड़ा फ़ायदा हो सकता था, तो उसको जब उन्होंने लता ने उनको रोका कि आप मत जाएं पाकिस्तान, तो उन्होंने कहा मुझे कि मैंने पाकिस्तान अपनी आँखों से बनते हुए देखा था, इसलिए मैं पाकिस्तान आ गया। तो ये इस तरह की बहुत सारी सेक्रीफाइसेस जो बड़े बड़े आर्टिस्ट देते हैं, जिसमें अगर आप वेस्ट में जाएं तो मोजार्ट की बात करें, आप चॉस्की की बात करें, वो भी आम लोग थे। अगर आप वैन गो की बात करें जो पेंटर था, तो उसकी तस्वीरें उसका भाई खरीद लेता था, आज वो अरबों में बिक रही है। तो जो आर्ट होता है वो फिर कभी कभी पनपता भी है, किसी भी शक्ल में आता है। अगर मैं बात करूँ उस्ताद नुसरत अली खान साहब की, तो आज इतनी बड़ी जो तरक्की है कवाली की, तो कवाली बेसिकली क्लासिकी मौसीकी ही है। जी बिल्कुल। और उससे आप इनकार नहीं कर सकते। और उनके वालिद साहब जो थे फ़तेह अली खान साहब, वो बाकमाल लोग थे। तो कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। मेरे चचा थे अख्तर अली खान, जाकिर अली खान। तो अगर मैं यहाँ पे रोना शुरू कर दूँ तो कोई और बात निकल जाएगी। हम आपसे कुर्बानी मांग रहे हैं। हाँ, कह रहे हैं कि कुर्बानी बस अब है, आप ज़रा वो देनी हाँ, पड़ेगी। और आते रहिए पीटीवी, और रात गए सजाते रहिए, और कुर्बानी के जज्बे से फन के मिराज के लिए क्या सुना रही है? और मैं जी मेरी एक कवाली है जो रूहानी तौर पे मुझे दी गई है। वाह। खान साहब, नुसरत अली खान साहब। फकीरे आजम, तू अमीरे हरम, मैं फकीरे आजम, तेरे गुन गौर ये लब, मैं तलब ही तलब, तेरे गुन गौर ये लब, मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता, तू पूजा बन पूजा, तू पूजा बन पूजा, इल्हाम है जामा तेरा, इल्हाम है जामा तेरा, कुरआन इमामा है तेरा, मिंबर तेरा अरिश बरी, मिंबर तेरा अरिश
खैरुल बशर रुतबा तेरा, खैरुल बशर रुतबा तेरा, आवाज़ हक खुतबा तेरा, आफाक तेरे सामाई, साई से जिब्रील ले अमीन, या रहमतल आलमीन, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। तू हकीकत है, मैं सिर्फ एक एहसास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ, तू हकीकत है, मैं सिर्फ एक एहसास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ, मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर, मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर, सिदरतुल मुंतहा तू कुजा बन कुजा, तू कुजा बन कुजा, तू कुजा बन कुजा, तू कुजा बन कुजा। तू है राम अनवार बांधे हुए, मैं दुरूदों की दस्तार बांधे हुए, तू है राम अनवार बांधे हुए, मैं दुरूदों की दस्तार बांधे हुए, काबाए इश्क तू मैं तेरे जारसू, काबाए इश्क तू मैं तेरे जारसू, तू असर में दुआ, तू कुजा बन कुजा, तू कुजा बन कुजा, तू कुजा बन कुजा, तू कुजा बन कुजा। ख़वातीन हज़रात, रात गए की नशिस्त है, ग़ुलाम अब्बास पे गुफ्तगू है, रफ़ाक़त अली ख़ान की मौसीक़ी है। क्या उम्दा नशिस्त है। ज़िंदगी में अय्याशी इसका नाम भी है। फ़कत रुपए पैसे की रेल पेल नहीं, बल्कि साहिबान इल्म की नशिस्त हो और साहिबान मौसीक़ी की आवाज़ हो, सुर और लय की। क्या बात है। ग़ुलाम अब्बास साहब पे बात हो रही थी। आप उस्ताद हैं फिरोज़ भाई और आपकी तहक़ीक़ है। मैं अगर एक टेक्निकल सी जो अदबी सा नुक्ता है
उसकी तरफ भी आ जाएं। नाक़दीन का एक जो ग़ुलाम अब्बास के ऊपर एक तबसरा है वो ये कि बकिया अफसाना निगारों की निस्बत ग़ुलाम अब्बास एक बड़ा गैर जानिबदार अफसाना निगार है। उसके कैरेक्टर्स जो हैं वो उनमें मदाखलत नहीं करता। हम देखते हैं मंटो के अफसाने में मंटो कैरेक्टर क्रिएट करता है और ख़ुद अपने आप भी आ जाते हैं। वो कहीं ना कहीं ये मालूम नहीं पड़ता अफसाना कहाँ ख़त्म हुआ और हकीकत कहाँ शुरू हुई। आप कैसे देखते हैं इस नुक्ते को? हाँ जी, ये बिल्कुल आम तौर पे तासुर तो यही है और अभी तक लोग इसी को तस्लीम भी करते हैं कि ग़ुलाम अब्बास जो हैं वो अपने अफसानों के हवाले से गैर जानिबदार नुक्ता नज़र रखते हैं। मुझे यहाँ थोड़ा सा वो एतराज़ है, लेकिन थोड़ी सी ये तकनीकी सी बहस हो जाती है। आम जो हमारे नाजरीन हैं वो थोड़ा सा उनके लिए दिखे, लेकिन ये अगर उन्हें समझाना चाहिए, हाँ, ज़रूरी अगर है। वो सुने तो उन्हें बड़ी दिलचस्पी पैदा होगी इसमें कि यहाँ एक बहस है मुसन्निफ़ और रावी की। ये जो पहले भी हम आप बात रावी डिफाइन करें जी, यही पहले भी जो बात हो रही थी ना कि एक अफसाना निगार जो टेक्निक्स इस्तेमाल करता है, उसमें ये सबसे अहम तकनीक या सबसे अहम सिलेक्शन उसकी ये होती है कि वो रावी कैसे सिलेक्ट करता है। वो किरदार बनाता है जिसके मुंह से बिल्कुल, कहलवाता है हाँ, उसे रावी कहते हैं। वो कहलवाना होता है। उसने कहानी खुद नहीं कहनी, बल्कि उसने एक करैक्टर, वो जो साख्ता करैक्टर होता है, वो योसा ने भी कहा हुआ है कि ये एक साख्ता करैक्टर होता है, ये जो रावी होता है। अच्छा, वो नावल के अंदर है, अफसाने के साथ होता भी है और वो हमादा, यानी कि वो आम तौर पे ग़ुलाम अब्बास का रावी जो है वो वाहिद गायब होता है, बाहर की तरफ होता है और बाहर से देखता है दुनिया को। बाकी अफसाना निगारों के यहाँ ये तकनीक जब इस्तेमाल होती है, ये रावी इस तरह से जब आता है तो वो खुदा बनने वाला एक, बस हर चीज़ जानता है। वो ऐसे अपने आप को पोज करता है या दिखाता है कि वो हर चीज़ को जानता है, और वही बात कि मुसन्निफ़ भी उसमें एंटर हो जाता है। ग़ुलाम अब्बास का मसला ये है कि ये जब रावी का इंतखाब कर लेते हैं जो कहानी सुनाएगा, जब वो आ जाता है फिर ये रावी के मामलात में मुदाखलत नहीं करते। हमें ये थोड़ा सा पॉइंट सोचना पड़ता है कि ये गैर जानिबदार हैं अपने रावी के मामले में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके अफसानों में कोई नुक्ता नज़र नहीं होता, वो कोई जानबदारी नहीं होती। जानबदारी के बगैर तो माने ही नहीं निकल सकते किसी अफसाने के। वो जो रावी है उसका नुक्ता नज़र होता है, उसका अपना एक मानी, और वो इस तरीके से उसको तश्कील देते हैं कि हम आप ये इल्ज़ाम नहीं दे सकते कि यहाँ ग़ुलाम अब्बास आ गए। ये कमाल, ये बहुत बड़ा कमाल है कि जो वो हमें, और आम तौर पे हमारी जो क्लासिकल तनकीद थी वो ये तासुर लेती रही है कि ये शायद मुसन्निफ़ गैर जानिबदार है। वो मुसन्निफ़ गैर जानिबदार है लेकिन अपने रावी से। जो ये बात उन्होंने बड़ी मुश्किल सी की, इसमें से मुझे ख़ुद ग़ुलाम अब्बास छलकते हुए बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं। ग़ुलाम अब्बास कभी तरक्की पसंद तहरीक से वाज़ेह तौर पर वाबस्ता नहीं रहे। बादशाह वक्त की सवाने उम्री का उर्दू तर्जुमा भी किया है, लेकिन सारी दोस्ती जब पार्टीशन से पहले है तो वो भी उस अहद के तमाम जो तरक्की पसंद नाम हैं, जो जिनके लहजे बागी हैं, आपने भी बतलाया जिस गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं फैज़ साहब और तासीर साहब, तरक्की पसंद तहरीक पाकिस्तान वो के दो तो बहुत बहुत बड़े बड़े नाम नाम। नून मीम राशिद से बहुत ज़्यादा दोस्ती बेन था। ये क्या एक अजीब कॉम्बिनेशन उनसे है। दिबाचा लिखवाया अपने एक अफसानों के मजमूए का। तो ये क्या है, ये कैसा मज़े का आदमी निकल रहा है? हाँ, ऐसा तो है। और ये मज़े का आदमी इस तरीके से निकलता है कि इर्द गिर्द जो बड़े लोग हैं, खुद ये बड़े आदमी थे, मतलब वो लोग जो है वो दौर ऐसा है, असल में वो दौर ऐसा है कि जिसमें मुसव्विरों का, मूसीकारों का, ताल्लुक। हाँ, चगताई साहब के साथ आप ये देखिए कि एक पान की दुकान के ऊपर इनकी चगताई साहब के साथ हुई है। अब्दुर्रहमान चगताई अब ज़ाहिर है मुसव्विर मशरिक, और उनके साथ जो है इनका जो दोस्ती बन गई। हमने इतनी गुफ्तगू की, अब हमारे पास आखिरी 5-7 मिनट हैं। हम भाई आपने अफसाने पे, पाकिस्तानी अफसाने पे इतना काम किया, तो भाई आपने उनकी शख्सियत पे काम किया। जो मैंने पहले आपके सामने मुद्दा रखा था, ग़ुलाम अब्बास कोई खुसरो के ज़माने की शख्सियत नहीं है, या ये कोई हम वली दक्कनी का जिक्र नहीं कर रहे कि ये देखें कि 1720 में इसका दीवान दिल्ली पहुंचा तो मालूम पड़ा कि वली नाम का एक शख्स भी था।
हमारे सामने की शख्सियत है। उसरत के ज़माने के बाद उन पे एक परवरदिगार आलम ने ऐसी रहमत की है कि BBC लंदन की मुलाजमत है और उनका उठना बैठना जिन लोगों में है। हमारे पास PTV आ चुका था ना, टेलीविज़न में कोई ऐसा हमारे पास उनका इंटरव्यू मिलता है ना, जामियात में उन पे रिसर्च हो रही है, फिल्म बन सकती है, शख्स पे काम नहीं है। क्यों ऐसी इतनी ज़्यादा, वो आदमी क्या इतना अनइम्प्रेसिव है या वो बहैसियत शख्सियत इतना गायब है कि आप तमाम तनकीद निगारों को, उस्तादों को, जामियात को, रिसर्चर्स को नज़र नहीं आए? एक तरफ तो ये बात है जो आपने की कि उन पे काम ऐसा नहीं हुआ। एक काम हुआ यहाँ की पंजाब यूनिवर्सिटी से हुआ, यानी ओरिएंटल कॉलेज से हुआ। वो जापान का के एक स्कॉलर थे, यहाँ आए थे, सोया माने यासिर। जी, सोया माने। अच्छा, अब सोया माने यासिर जो था, ये 1991 में PhD का उन्होंने थीसिस इनकी गुलाम अब्बास पे किया, यानी 91 में, 82 में उनका इंतकाल किया था। पहली PhD उनके लोगों की जिंदगी में हो जाती है, 91 में हो रही है, यानी जिंदगी में उनके ऊपर कोई ऐसा काम नहीं ताकि उनको खुशी हो। दूसरी बात, अच्छा, सोया माने यासिर ने, अब वो जाहिर है कि जापानी था नौजवान, और यहाँ आके जो अच्छा शायद, और वो जो है सोया माने यासिर जो है वो उसने कुछ चीज़ें इकट्ठी की, और मतलब उसके अलावा यहाँ काम भी नहीं हुआ इसमें। एक ज़्यादती जो गुलाम अब्बास के साथ जो हुई कि कुछ लोगों ने उनको, यानी उमूमी सतह पर, वो ये समझा कि इनका जो अफसाना था ओवरकोट जो चरबा है, वो चरबा है, और ये बात अंदर खाने, हालांकि कोई झगड़ा नहीं किसी से कोई लड़ाई नहीं, और वैसी अपनी जहालत की बुनियाद पे ये बात चला दी कि ये गोगोल के अफसाने का चरबा है। अच्छा, गोगोल के अफसाने का उसके साथ क्या ताल्लुक? वाकया आपको बता चुका हूँ कि पतरस उनको घर लेने आए और उन्होंने ये वाकया, और वहाँ से बिल्कुल, और वो तो आइडिया था, लेकिन वो जो लड़का उन्होंने जो भेज रहे हैं जिसने ओवरकोट पहना हुआ है और वो फटी हुई जुराबें बाद में निकलती हैं उसकी, जब उसकी वो एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसका गोगोल के उस अफसाने के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं। 1964 में चेकोस्लोवाकिया में एक मुकाबला हुआ अफसानों का। गुलाम अब्बास साहब ने भी सोचा कि चलो अगर कोई चीज़ भेजने के साथ देख लेते हैं, लोगों ने इसकी तारीफ़ भी बहुत की है, और चूंकि ये अफसाना जो आनंदी था, ये आनंदी उन्होंने जिस स्टाइल में लिखा था, जिस हिसाब में उन्होंने लिखा है, जो उनकी तकनीक है कि वो एक पैराबल बनती है, जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ एंड होता है और आगे फिर स्टार्ट हो रहा है। आप अगर उस पर गौर करें आनंदी पे, तो वो एक वहाँ से निकालने के लिए तकारीर हो रही हैं कि इनको यहाँ से उठाओ, चावड़ी से वो जा रही हैं उधर सड़क पार रेलवे की ट्रैक के साथ, और फिर जो वो फिर तकरीर आ, यानी वो कंटिन्यूटी है उसमें। एक तो ये इसकी तकनीक में एक जो कंटिन्यूटी है कि वो कभी न ख़त्म होने वाली कहानी है, कि इस तरह के जो मुआशरत सुधार लोग हैं वो इनका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। एक बात। दूसरी तरफ जो है, अच्छा, और ये छपा है इसके अदब लतीफ़, दिसंबर का शुमारा था, सालनामा था 1942 में वो म्यूनसिपल कमेटी ने फैसला किया कि चावड़ी से वो उधर जाएं, निकाला गया तवाइफों को। 42 में ये अफसाना दिसंबर में जाके छप गया, ये सालनामा था, और एक ही अदब लतीफ़ का पर्चा जो है वो फैज़ अहमद फैज़ ने मुरतब किया है, उसमें ये अफसाना छपा था। और ये खुद इनको भूल गया था कि इनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगा दिया डॉक्टर एहसन फारूकी ने। ये इल्ज़ाम लगाया, यानी 1964 में जिस वक्त वो इनको प्राइज़ मिल गया चेकोस्लोवाकिया का बेहतरीन अफसाने का, और वो इनको मिला क्योंकि इन्होंने ट्रांसलेट करवा के वहाँ भेजा था, और ये अफसाना जब उन लोगों ने पढ़ा तो इसको पहला इनाम गुलाम अब्बास को मिल गया। ये 1964 की बात है। अब अल्लाह जाने बड़े नक़ाद थे, बुज़ुर्ग आदमी थे, मैं उनकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ, कुछ अच्छा काम भी है उनका, नावल निगार भी थे, अफसाने भी उन्होंने लिखे। तो एहसन फारूकी साहब जो थे, डॉक्टर एहसन फारूकी साहब, उन्होंने एक बयान दे दिया नसीम दुरानी के पर्चे अल्फाज कराची में कि ये चरबा है। और जब ये छपा था अफसाना, उसके नीचे माखूज लिखा था। अब वो कौन ढूंढे, यानी उस वक्त भी
64 के बाद की बात होगी ना, जब ये उनको इनाम मिला है तो उन्होंने किसी हिसाब से ये बयान जारी कर दिया। मैंने जब ये पता चल मैं सोचता रहा काफ़ी दिन, ये 82 में इनका इंतकाल होता है, मैं देखता रहा कि ये जो बयान है वो तो मैंने पढ़ लिया था अल्फाज कराची में, किस तरह मैं इनको बचाऊं इस बयान से। ढूंढ के फिर किसी से मैंने राब्ता किया कि अच्छा भाई किस चीज़ का चरवा, तो पता चले जी कि वो अलेक्जेंडर पुश्किन जो है रशियन अफसाना निगार और शायर, और ये दोनों काम ही उसने किए पुश्किन ने, और बिल आखिर वो एक डुएल के अंदर वो मारा गया था पिस्टल, वो दूसरे ने उसके साथ उसका काम कर दिया। तो बहरहाल इन्होंने कहा कि ये पुश्किन का है। अब पुश्किन के सारे वर्क्स मैंने निकाले, वो अंग्रेजी में ट्रांसलेट हो चुके थे, कहीं भी उसने तवाइफ के ऊपर कोई ऐसा अफसाना, इवन तवाइफ पर कोई अफसाना नहीं लिखा, यानी उनके वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करने पे क्या होता। ये जो पर्चा था ये भी बड़ी मुश्किल से मिला अदब लतीफ़ का, दिसंबर 1942 वाला, और उसके ऊपर जो है किसी किस्म की ऐसी चीज़ नहीं थी, ना वो पुश्किन का चरबा था, ना उसके नीचे लिखा हुआ था माखूज या तर्जुमा। तो ये कितनी ज़्यादती हो इल्ज़ामात ऐसे लोगों पर। फैज़ भाई, दामन वक्त में बहुत कम गुंजाइश है, मेरा बहुत मुख्तसर साथ से यही सवाल, आप जामिया से वाबस्ता हैं, अजीब अजीब मौज़ूआत पे तहकीक होती है, मैं नहीं कहना चाहता उर्दू अदब में मच्छर के पर के ऊपर रिसर्च हो रही है, लेकिन इतना बड़ा नाम और इतनी आपने अभी जो रावी का किस्सा किया, क्यों इन पहलुओं पे बात नहीं हो रही है, और इतने बड़े अफसाना निगार को जो पाकिस्तानी अदब की शनाख्त है उस पर बात क्यों नहीं? 2-4 वजह। एक तो वैसे PhD हो चुकी है डॉक्टर रमदार हुसैन बुखारी साहब ने ना एक PhD की हुई है, हाँ, और वो बड़ा अच्छा थीसिस है, लेकिन वो किसी एक और कुछ तकनीकी वजूहात हैं, वो सफ़ा नंबर को ना होने की वजह से वो उसको पब्लिश नहीं करवाते। वो मैं उसके पीछे लगा हुआ हूँ, अलमदार हुसैन बुखारी। हाँ जी, वो मैं लगा हुआ हूँ कि वो शाया हो, और वो वाकई एक बड़ा अहम काम होगा जो सामने आएगा, लेकिन वो सामने ना किताबी शक्ल में ना होने की वजह से वो छुपा हुआ है। बाकी वो जो सिलसिला है ना, आपने वो निशानदेही ख़ुद भी की कि वो मुख्तलिफ़ लोगों से उनके ताल्लुकात मुख्तलिफ़ हलकों के अहबाब से रहे। हमारे यहाँ ये कि कल्चर बड़ा अजीब किस्म का है, और अभी तक है कि आपका अगर मुख्तलिफ़ तबका फ़िक्र के लोगों से ताल्लुक़ रहे तो आपको सारे इग्नोर कर देते हैं, ना आप इधर के रहे ना उधर के रहे। जी, और ये बहुत बड़ी एक हमारी, मैं समझता हूँ एक अलमिया है हमारे। ये जो ग्रोही सियासत होती है, अदबी ग्रोही सियासत, ये बड़ी ख़तरनाक है, और ये हर जगह है, तांगे की सवारियाँ। हाँ जी, ख़वातीन तो हज़रात, उसकी वजह से ये मसाइल हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों हज़रात का, भाई आपका, सब आपका। ख़वातीन हज़रात, प्याज की कई तहें होती हैं, और एक उसकी परत को उतारिए तो नीचे से एक और प्याज निकल आता है। गुलाम अब्बास पे बात करने बैठिए तो कितनी परतें उतरती हैं। हमने देखा कि अगर कदर शनास ना हो तो जौहर उल जाते हैं। सो कोई 13 बरस का बच्चा अच्छा गाने वाला मिले, अच्छा बात करने वाला मिले, अच्छा लिखने वाला मिले तो फ़कत सताइश नहीं बल्कि सरपरस्ती की ज़रूरत है। कोई गुलाम अब्बास छुपा हो सकता है। कोई शख्स अगर महज फ़िक्र माश और नानी जवी के सिलसिले के लिए दरबदर हो रहा है तो उसे सरपरस्ती की ज़रूरत है, ताकि उसका फ़न निखर सके कि ये और बात के तामीर हो नहीं सकते, वरना हर जहन में कुछ ताजमहल होते हैं। गुलाम अब्बास महज 39 अफसाने छोड़ के ना जाते, बहुत सारा काम उनका होता अगर आसूदगी का इलाका मैसर होता। और आखिरी बात, जामियात को, साहिबान इल्म को, पाकिस्तानी अदब के इन मेमारों को न सिर्फ कदर की निगाह से देखना है बल्कि इनके विरसे को आने वाली नस्ल तक मुंतकिल कराने के लिए इन पे बात करनी है, इनकी कही हुई कहानियों को दोहराना है, क्योंकि वो पाकिस्तानी माशरे की तस्वीर है। सुबह चमन में एक यही आफताब था, इस आदमी की लाश को एजाज से उठा। आप सब हज़रात का बहुत शुक्रिया, और इस बात के ऊपर मैं आपकी तरफ हूँ रफ़ाक़त भाई के आप इख्तिताम कर दें इस महफ़िल का। जी बिल्कुल।
हुस्न की जागीर लिए बैठे हैं आप गए हुस्न की जागीर लिए बैठे दिल में हम आपकी तस्वीर लिए बैठे हैं चांद को तोड़कर जोड़ने वाले आजा हम भी टूटी हुई तकदीर लिए बैठे हैं मोरे नैना लगेगी बरसात रे मोरे मोरे नैना मोरे नैना मोरे मोरे नैना मोरे नैना मोरे 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 बलम मोहे छोड़े ना जाना बलम मोहे छोड़ ना जाना बलम मोहे छोड़े ना जाना मोरे ने मोरे ने मोरे ने मोरे नैना लगेगी बरसात लगेगी बरसात लगेगी बरसात लगेगी बरसात मोरे नैना लगेगी बरसात मोरे मोरे नैना मोरे नैना लगेगी बरसात